वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2025 के द हिंदू में जितने भी न्यूज़ थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रॉपर हम जो वो पूरा एनालाइज करेंगे हर न्यूज़ को। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो ऑन यूट्यूब जिसमें हमने 1 ईयर के करंट अफेयर को भी कवर करने की जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया है। प्लस साथ में हम डेली का करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं। और लाइव क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अलाइड मेंस जो टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की है और एचपी हाई कोर्ट के लिए जो है वो एक क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस साथ में डेली करंट अफेयर हम कवर करते हैं जो कि प्री और मेंस के लिए रहते हैं। और साथ में ही मेंस टेस्ट सीरीज जो कि जीएस वाइज जो है वो GS1 GS2 एंड GS3 ये भी हमने जो है वो शुरू कर रखी है। इसके रिगार्डिंग हम GS2 पर जो पहुंच गए GS1 को कवर करके। तो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। देखो, सबसे पहली जो टॉपिक रहेगी आज, मतलब ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और IR पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 का ये टॉपिक रहेगा, गाज़ा सीज़ फायर एग्रीमेंट। ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है ये यूएस ने मेनली इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इजराइल और हमास के बीच में। अभी क्या है कि ये सीज़ फायर हो गया तो यहाँ पर क्या जो है वो मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई है कि जो हॉस्टेजेस है उनको दोनों साइड से रिलीज़ किया जाएगा पीसफुली। और उसके बाद क्या है कि जो भी मतलब डिस्प्यूट्स हैं उनको डिप्लोमेटिक वे में पीसफुल वे में जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। तो एक तरह से सीज़ फायर का मतलब क्या होता है कि भाई बाउंड्री फिक्स हो गई है, अब इसके बाद आप नहीं जाओगे, आप भी क्रॉस नहीं करोगे। तो मतलब लिमिटेशंस लग गई है एक तरह से कि अभी नो वॉर, अभी वॉर नहीं होगा। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। पहले बात ठीक है कि हमें सिग्निफिकेंस का पूरा प्रॉपर पढ़ना है कि पीसफुल वे में जो वो रेजोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो लीडर्स है वो सभी आकर बात करेंगे और सॉल्व करेंगे इस इशू को कि इससे जो है वो ह्यूमन राइट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो साथ में हम बता सकते हैं कि इससे क्राइसिस जो है वो लाइक ऑयल क्राइसिस होगा या फिर इन्फ्लेशन, ये सभी देखने को मिल रही है। तो ये सभी को एड्रेस करने के लिए सीज़ फायर जो है वो एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जो है वो काम करती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में पीस को रिजॉल्व करना ही जरूरी रहता है फ्रेंडली वे में, इन डिप्लोमेटिक तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप मेंस का एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गाजा क्राइसिस ऑन वर्ल्ड एंड इंडिया। कि जो एक गाजा क्राइसिस थे, ठीक है, जो चल रहे हैं, जो इसका क्या इंपैक्ट रहता है वर्ल्ड पर और इंडिया पर। अब जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देंगे, फिर बॉडी सेक्शन इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर मैप भी डालना है गाजा रीजन का, जो ये गाजा क्राइसिस है वेस्ट बैंक का जो रीज़न है, इसका मैप भी इंक्लूड करना है इसमें। देन उसके बाद इम्पैक्ट वर्ल्ड पे क्या रहता है, इम्पैक्ट इंडिया पे क्या रहता है। फिर उसके बाद आपको सुजेशंस लिखने हैं अपने एंड से कि इंडिया के क्या यहाँ पर रोल रहता है, इंडिया की तरफ से क्या सुजेशन रहते हैं। फिर आपको उसको कंक्लूड करना है फाइनली एक होप के साथ कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना जरूरी है रेदर देन वॉर। तो पीसफुल वे में हमें जो है वो सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है सारे के सारे इशू को। यहाँ पर आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो पीस की साइड पे है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिफेंस से रिलेटेड है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबमरीन्स और 2 वॉरशिप जो है वो अभी रिसेंटली कमीशन की गई और एक ही बार में 3 जो है वो यहाँ पर सबमरीन कमीशन की गई है। एक INS नीलगिरी जो कि प्रोजेक्ट 17A फेरीगेट्स के अंडर बनी है। देन उसके बाद INS वगशीर, ठीक है, ये 6th सबमरीन प्रोजेक्ट है। और कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75। तो ये प्रोजेक्ट भी याद रखने जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट INS सूरत। INS सूरत की अगर हम बात करें तो 4th और फाइनल जो है वो एक तरह से जो है सबमरीन है और ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर बनी है। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के अंडर जो है वो ये जो है वो बनी है INS सूरत। तो ये तीनों याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A, INS वगशीर, ठीक है, प्रोजेक्ट 75, टोटल 6 है इसमें और 6th लास्ट थी ये फाइनल। INS सूरत जो कि फाइनल, मतलब ये भी 4th और फाइनल है, जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंडर बनी है। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर भी रिसेंटली कहा है कि भारत का जो मेन काम है, जैसा देखा गया कि 3 एक साथ जो है वो वॉर के अगर मतलब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 3 सबमरीन से एक साथ आई। तो इससे जो है वो वर्ल्ड पूरा जो है वो थोड़ा रह गया कि भारत तो पीसफुल कंट्री है, भारत पीस को प्रमोट करता है, तो फिर भारत ने इतने सारे जो है वो आर्म इक्विपमेंट क्यों बना रहा है। तो फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम एक्सपेंशन करना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज से जो है वो ये जो है वो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। और इसमें जो हमारा टारगेट है वो आत्मनिर्भर भारत है। भारत को आत्मनिर्भर भारत जो अभियान हमने शुरू किया है फॉर टू बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट तो है हम, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री इन डिफेंस। क्या अब हम डिफेंस के ऊपर भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी और कंट्री के ऊपर, हम सभी जो है वो अपना ही बनाएंगे, ना रशिया से भी नहीं लेंगे और ना US से लेंगे। तो हम क्या है अपना ही जो है वो सारे इक्विपमेंट्स बनाने का टारगेट हमारा रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट।
अगर हम न्यूज़पेपर्स के टर्म्स को निकालें स्पेशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडियन इकोनॉमी जो कि टर्म्स न्यूज़ में रहती है, लाइक जैसे ट्रेड डेफिसिट हो गया, आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, या फिर इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी मेजर्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर अदर टैरिफ हो गया, डब्ल्यूटीओ। तो जितना भी आपकी इकोनॉमी रहती है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो न्यूज़पेपर से प्रिपेयर हो जाती है। जैसे कि एक टर्म न्यूज़पेपर में मेंशन थी, ट्रेड डेफिसिट। अभी ये कहा गया है न्यूज़ में क्या है कि इन दिसंबर जो अभी ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे कम देखा गया है लास्ट 3 मंथ्स में। तो इससे हमारे लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 महीने में कम है, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा, वेरी कर जाएगा एग्जाम तक। तो ये तो हम स्मार्ट तरीका फॉलो करेंगे, लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे या इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। लेकिन हम ट्रेड डेफिसिट को अभी साथ में लर्न कर लेंगे। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि जब हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट अभी सबसे ज़्यादा है, और कौन सी ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है वो सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद देखो फिजिकल डेफिसिट आता है, एक टर्म साथ में लिंक करके पढ़ लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब देखो, फिजिकल यानी कि पैसा, जब हमारे पास पैसा कम आ रहा है लेकिन हमारा खर्चा ज़्यादा है तो उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, हमने खर्च ज़्यादा कर दिया और हमारा पैसा जो है वो रेवेन्यू कम आया था, दैट इज़ फिजिकल डेफिसिट। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है, इजी एक्सेस टू क्लीन टॉयलेट्स असेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो यहाँ पर एक याद रखना है, एक तो क्लीन टॉयलेट्स की बात की जा रही है, सिर्फ टॉयलेट्स बना देना सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्लीन टॉयलेट जो है वो असेंशियल है ह्यूमन डिग्निटी के लिए। इसमें इंक्लूड किया गया है मैन, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर पीपल, इन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और ये कहा गया है कि असेंशियल है, वेरी वेरी, ठीक है, वेरी वेरी असेंशियल क्लीन टॉयलेट्स, ठीक है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब ह्यूमन डिग्निटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये उसके साथ भी लिंक करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि बेसिक राइट है और असेंशियल पार्ट है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, कि जो जितने भी टोल प्लाजा होते हैं नेशनल हाईवे पर, वहाँ पर जाओ टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रॉपर क्लीन जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जरूरी रहेगा, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देन उसका इंदिरा भवन, न्यू कांग्रेस जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो रिसेंटली ओपन किया गया, और यहाँ पे जो सोनिया गांधी जी है, ठीक है, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट मेंबर, उन्होंने ये कहा कि पार्टी की हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है। देन उसका सागर आइलैंड, देखो महाकुंभ तो अभी प्रयागराज में है, उसके साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये बे ऑफ बंगाल में है सागर आइलैंड, पहला पॉइंट तो याद रखना, ठीक है, डेल्टा रीजन में है ये, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस रीजन में है ये। उसका दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है कि आफ्टर द महाकुंभ सेकंड लार्जेस्ट जो है वो गैदरिंग यहाँ पर देखी जाती है लोगों की, जो यहाँ पर होली डिप, और ये इस बार कहा गया कि 55 लाख के अराउंड जो है वो मकर संक्रांति वाले दिन जो है वो लोगों ने जो है वो इस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मेला होता है गंगा सागर मेला, और इस सागर आइलैंड में उन्होंने होली डिप ली। तो इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट गैदरिंग है, आफ्टर पहले महाकुंभ में होती है, उसके बाद दूसरी। और महाकुंभ की गैदरिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 1 करोड़ लोग जो है वो हर रोज़ महाकुंभ में आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग। और ये सागर आइलैंड है, यहाँ पर एक मेला भी होता है, दैट इज़ गंगा सागर मेला। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो महाकुंभ के साथ भी हम इसको लिंक कर सकते हैं, और जो है वो आपका सागर आइलैंड के साथ भी लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, असम में जो है वो एक फ्लडेड माइन में जो वो लोग फंस गए 5 लोग, और उसमें से अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रखे थे वहाँ पे। तो अभी ये मेन टॉपिक हमारे लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये माइंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो आप इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को लिख दोगे, आप लिख दोगे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये रेड होल माइनिंग को भी अगर आप ऐड करते हो तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाएगा आंसर राइटिंग के लिए, आंसर के लिए, स्पेशली मेन्स में। तो मेन्स के लिए कंटेंट है ये। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये मेनली कहाँ पर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन, मेघालय आसाम वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको रेड होल माइनिंग देखने को मिलेगी। जहाँ पे जो कोल है, कोल को हम जब माइन से निकाल रहे हैं तो छोटे छोटे जो है वो यहाँ पर जो हो रेट, जैसे चूहा जो है वो मिट्टी के अंदर बनाता है ना, वैसे ही जो है वो यहाँ पर जो माइंस, छोटी छोटी माइंस बनाकर फिर मैनुअली जो है वो कलेक्ट किया जाता है कोल को। अब इसके कारण क्या है यहाँ पर कि रेड होल माइनिंग क्यों यहाँ पर प्रमोट की जा रही है। तो देखो यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनके पास अदर एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज नहीं है, और जो लाइक पॉवर्टी में है जो लोग, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो लोग यहाँ पर काम करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर लैंड माफियाज है। तो ये जो लैंड माफियाज है ये भी जो फोर्सफुली काम करवाते हैं, आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप बता सकते हैं कोई और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है। फोर्थ आप बता सकते हैं एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स के रिगार्डिंग, वही है कि यहाँ पर पैदा हुआ यहीं पर काम करना है, यहीं पर मर जाना है, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है वो ये फिर कंसर्न रह रहा है। फिर इसमें चैलेंजेस क्या रहते हैं, तो चैलेंजेस देखो आप एक तो ह्यूमन्स पर बता सकते हैं, ह्यूमन लाइफ्स पर बता सकते हैं, दूसरा एनवायरमेंट इकोलॉजी पर भी बता सकते हैं, इम्पैक्ट और चैलेंजेस दोनों लिख सकते हैं। फिर उसका सरकार के क्या इनिशिएटिव है, सरकार ने क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए वो आप बता सकते हैं। और फाइनली
फिर आपको अपने सुजेशंस भी देने हैं कि आपके क्या सुजेशंस रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन हमें यहाँ पर करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को और जो है वो स्ट्रांग बनाना चाहिए, जो ये लैंड माफियाज हैं इनको एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। और जितने भी जो है वो ये माइनिंग एक्टिविटीज़ है, जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर आपको एनजीटी के बारे में लिखना पड़ेगा, एनजीटी के बारे में बताना पड़ेगा, एनजीटी ने क्या कहा है वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर एडिटोरियल था। तो देखो ये टॉपिक आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो हमें किस तरह से पढ़नी है वो हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले साउथ चाइना सी को पढ़े, क्योंकि फिलीपींस अभी आजकल न्यूज़ में चल रहा है। तो चाइना और फिलीपींस के बीच में जो वो डिस्प्यूट रहता है, नॉट फिलीपींस बट अदर भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, बट मेनली फिलीपींस यहाँ पर रहते हैं जो काफ़ी परेशान है। तो साउथ चाइना सी को पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ वहाँ पर है और क्या जो है वो ये इशू है। उसके बाद चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में दूसरा पार्ट आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जिसमें आसियान कंट्रीज़ है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है जहाँ पर सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चाइना भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। सेकंड उसके बाद अदर कंट्रीज़ लाइक मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो ये जो रीजन है, ठीक है, इंडियन ओशन वाला रीजन, और लाइक आपका नेपाल ने अभी रिसेंटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया, पाकिस्तान ऑलरेडी साइन कर चुका है। तो ये कंसर्न है हमारे लिए। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर इश्यूज जो हमारे साथ रहते हैं, लाइक अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, फिर उसका सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश, तो ये रीजन है, यहाँ पर बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये इशू था और अभी रिसेंटली हमने पीसफुली जो रिजॉल्व भी किया इशूज़ को। देन उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू तो 2013 में किया था, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो कनेक्ट करना है एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों को। ये ओल्ड ट्रेड रूट को चाइना जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है, जिसमें आपका लैंड रूट भी आता है और जो आपका सी रूट भी आता है। तो ये 2013 में जो वो शुरू किया था, चाइना का इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके जो है वो प्रॉपर पूरा कनेक्टिविटी को प्रमोट करना। भारत ने इसको नहीं ज्वाइन किया है। देन उसका ट्रेड और कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑलमोस्ट चाइना और इंडिया दोनों ने जो है वो 1991 में रिफॉर्म्स किए थे इकोनॉमिक लेवल पर। तो चाइना ने उसके बाद पॉलिसी को फॉलो किया था एक कि उसने एक्सपेंशन करेंगे ट्रेड में, जैसे डंपिंग पॉलिसी होगा। तो चाइना की जो डंपिंग पॉलिसी रहती है कि एक प्रोडक्ट नहीं बनाना, अच्छा 1000 बना दो, फिर वो प्राइस भी वैसा आ जाएगा। और आज स्टिल अगर हम बात करें तो हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। हम देखें हमारी एक मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो चाइनीज़ हम उतना हाई अफोर्ड नहीं कर पाते, और चाइनीज़ प्रोडक्ट या फिर अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हमें इजीली अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। तो मतलब हमारे पास मल्टी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जहाँ वो मल्टी ऑप्शंस आ गए, देयर इज़ नो डाउट कि प्रोडक्ट क्वालिटी भी वेरी करती है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर फिर वो कंसर्न रहता है। तो इससे हमारी कंट्री हो गया या फिर अगर हम बात करें किसी और कंट्री में, लाइक हमने तो चाइनीज़ गुड्स को कुछ बैन भी किए थे, लेकिन अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज़ में, तो जैसे कि श्रीलंका हो गया या फिर बांग्लादेश की अगर हम बात करें, या फिर जो आसियान नेशंस है, तो यहाँ पर वो डंपिंग सिस्टम चलता है फिर कि आप इतने एक साथ जो है वो पूरे के पूरे जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में फेंक दो। इससे क्या होगा कि लोकल मार्केट के ऊपर जो है वो असर पड़ता है। देन उसके बाद इंडिया और चाइना दोनों को पढ़ना जरूरी रहेगा आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, एक तो रिवर्स पढ़नी है इंटरनेशनल, जिससे कि अभी हाइड्रो पावर बांग्लादेश, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो है वो चाइना एक डैम बनाने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के पास में, जो ग्रेट बैंड है वहाँ पर। फिर साथ में चाइना ये कह रहा है कि इसका भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। तो ये कंसर्न है हमारे लिए। अभी ये चैलेंज अगेन नया लगता है। उसका रिलीजन और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म और हुइनसांग आए थे, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे। तो ये हम एंशिएंट पीरियड में लिंक कर सकते हैं। और अभी मॉडर्न टाइम पे अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म स्टिल चाइना में एक्टिव है। और किस टाइप का बुद्धिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। हिनायान, महायान, वज्रयान या थेरावादा कौन सा बुद्धिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बॉर्डर रीजन में हम स्टेट्स इश्यूज़ को देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट का किस तरह से कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर हम इंडो सिनो वॉर यानी कि इंडिया चाइना जो वॉर है उसको भी हम एक बार जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, फिर फाइनली क्या है कि हम एक सोल्यूशन भी प्रिपेयर करना है कि क्या जो है वो सोल्यूशन रह सकता है। इंडिया चाइना के जो इशूज़ हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हम एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल बता सकते हैं, दैट इज़ पीस, कि शांतिपूर्ण बातचीत करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर आप पंचशील के एग्रीमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट स्कूल के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ये न्यूज़ में रह रहा है, स्पेशली दिल्ली के जब इलेक्शन आते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम सरकारी स्कूल्स में ही जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, या फिर अगर हम बात करें हमारे जो क्लासरूम्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, टीचर्स प्रॉपर होंगे, स्टाफ अच्छा होगा, गार्डन्स होंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे, तो उससे क्या है कि लर्निंग आउटकम्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। फिर यहाँ पर आप डिजिटल इंडिया वाला इनिशिएटिव भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक अफोर्डेबल प्राइस पर जो है वो स्कूल्स ओपन किए जा सकते हैं, स्कूल्स को जो है वो प्रमोट किया जा सकता है गवर्नमेंट को, और इससे क्या हो एजुकेशन आउटकम जो है वो हेल्पफुल रहेंगे।
देन उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हम यहाँ पर जो लिंक कर सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी, उसको भी हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के साथ लिख सकते हैं, और ये टॉपिक भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी एडिटोरियल है द हिंदू में मेंशन किया गया है। देन उसका सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है हाईएस्ट ऑनर ऑन फॉर्मर CII DG तरुण दास को। ये एक हाईएस्ट ऑनर जो है वो इनको दिया है तरुण दास जी। और तरुण दास जी की अगर हम बात करें तो हमारे फाइनेंस में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि मिस्टर दास जो है वो, मिस्टर दास एज ऑफ द सिंगापुर स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स, इंडिया और सिंगापुर के स्ट्रॉन्ग मतलब रिलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट एक एडवोकेट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स इन पिलर ऑफ द लुकिस्ट पॉलिसी, जो लुकिस्ट पॉलिसी थी और अभी नाउ एक्टिस्ट पॉलिसी, तो उसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो है वो उनको माना गया। और जब ये लुकिस्ट पॉलिसी उस टाइम पे शुरू हुई थी तो ये डेलीगेशन वगैरह जो है वो काफ़ी लेकर आए थे, तो इस तरह से जो है वो लिंक कर सकते हैं सिंगापुर और भारत के बीच में। जो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिस्टर दास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी हाईलाइट किया है। देन उसका प्लेसेस न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ईरान सबसे पहले न्यूज़ में आता है। ईरान न्यूज़ में इसलिए आ रखा है क्योंकि गाजा क्राइसिस को लेकर ईरान भी बहुत एक्टिव है। तो इसराइल का अभी जैसे गाजा में पीस लग गया, तो हो सकता है कि इसराइल ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, ठीक है। गाजा रीजन पीसफुल सीज फायर अभी हुआ, उसकी वजह से न्यूज़ में आता है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने ऑनर दिया मिस्टर दास को। देन चाइना इसलिए न्यूज़ में आ रहा है, देखो एक तो चाइना में न्यू वायरस अभी देखा गया, हालांकि ये वायरस नया नहीं है, पहले भी था, लेकिन इसका आउटब्रेक अभी चाइना में देखी गई है। देन उसके बाद चाइना और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इंडिया चाइना के रिगार्डिंग जो है वो एडिटोरियल न्यूज़ में था। देन उसका यमन की अगर हम बात करें तो रेड सी वाले रीजन को लेकर न्यूज़ में है, और दूसरा यमन में भी क्राइसिस चल रहे हैं, और यमन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यहाँ पर आपको जो है वो नेचुरल गैस और कोल जो है वो मिलेगा, नेचुरल गैस, ऑयल और जो है वो कोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर रहता है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। फिर बांग्लादेश क्राइसिस अभी चल रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि जहाँ पर जो भी कार्यकारी जो सरकार है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि शेख हसीना को वापस भेजो। शेख हसीना भी इस टाइम पे जो भारत में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बांग्लादेश को भी हम पूरा कवर कर सकते हैं, और कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर शेयर करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एट द एंड कुछ क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। देखो सबसे पहला आता है नगरहोल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? ऑप्शन है केरला, असम, कर्नाटका, तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। देन उसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में याद रखना है टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम द RBI साइड एंड 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और इसका जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिसो होता है, RBI का गवर्नर। RBI के जो भी रिसेंटली गवर्नर बने हैं वो कौन है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है INS नीलगिरी इज अ लीडशिप अंडर द, ठीक है, ये लीडशिप है INS नीलगिरी, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बनी है? प्रोजेक्ट 75A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ और करंट अफेयर के साथ।